हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द क्राउन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। और शब्द विचार में हम लोग पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है और सारे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शब्द विचार क्या है। शब्द विचार क्या है? तो शब्द विचार जो है हिंदी व्याकरण की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम शब्द, शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, अर्थ इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही शब्द विचार कहते हैं। देखिए, शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो हिंदी व्याकरण की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, शब्द के भेद के बारे में पढ़ेंगे, शब्द के उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, रचना के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। यही है शब्द विचार। आगे हम लोग देखते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द जो है वर्णों के सार्थक मेल को जिसका कोई अर्थ या भाव निकले उसे शब्द कहते हैं। शब्द जो होता है दो वर्णों के मिलने से बनता है, वर्णों के दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से बनता है, लेकिन उसका मेल जो है सार्थक होना चाहिए, सही सही रूप में मिला है, गलत रूप में नहीं मिला है, यानी बनने के बाद उसका अर्थ भी आना चाहिए, तब उसको शब्द कहेंगे। जैसे देख लीजिए, यहां पर देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को जिसका कोई अर्थ या भाव निकले उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को, यानी वर्ण सही सही मिलेगा और उसका अर्थ और भाव भी आना चाहिए, उसे ही शब्द कहते हैं। देखिए, अर्थ और भाव, भाव का मतलब देखिए लिखा हुआ कमल, जैसे में कमल, माता, विद्यालय, सड़क, पानी आदि। यहां पर देखिए कमल, ये वर्णों के सार्थक मेल है, क म ल, ये इससे बना है और इसका अर्थ होता है कमल, इसका अर्थ होता है कमल के फूल, इसका अर्थ होता है माता, माता का भी अर्थ होता है विद्यालय, इसका भी अर्थ होता है सड़क, इसका भी अर्थ होता है पानी, इसका भी अर्थ होता है, और ये सब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना है और इसका अर्थ और भाव भी निकल रहा है, और इसी को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग शब्द को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। सवाल आपको बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि शब्द को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। तो शब्द को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। शब्द को कितने प्रकार से? शब्द को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर। पहला आपका हो गया उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर। दूसरा आपका हो गया रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा आपका हो गया अर्थ के आधार पर। चौथा हो गया आपका रूपांतर के आधार पर। तो इस प्रकार से शब्द को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। इसी में हमको पढ़ना है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। उसके बाद है रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो इस प्रकार से जो है हम लोग चारों का बारी बारी से चर्चा करेंगे। चारों में उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर पहले देखेंगे और उसके बाद देखेंगे रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर देखेंगे अर्थ के आधार पर और फिर रूपांतर के आधार पर। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला हो गया आपका तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तत्सम शब्द वैसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है। वैसा शब्द जो संस्कृत से आया है लेकिन हिंदी में नहीं बदला है, ज्यों का त्यों प्रयुक्त हुआ है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन तद्भव शब्द देखिए, वैसा शब्द जो संस्कृत से आकर हिंदी में बदल गया है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। यह मतलब तत्सम शब्द वैसा शब्द होता है जो संस्कृत से आया है लेकिन हिंदी में नहीं बदला है, ज्यों के त्यों इसका प्रयुक्त हुआ है, ज्यों के त्यों उसका प्रयोग हुआ है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन तद्भव शब्द वैसा शब्द जो संस्कृत से आया है लेकिन हिंदी में बदल गया है, उसको कहेंगे तद्भव शब्द। अब देशज शब्द,
देश का मतलब देश होता है, ज का मतलब जन्म लेना। वैसा शब्द जिसका जन्म अपने ही देश के भाषा या बोली से हुआ है उसे देशज शब्द कहेंगे। वैसा शब्द जिसका जन्म अपने ही देश की भाषा या बोली से हुआ है उसे देशज शब्द कहते हैं। विदेशज, विदेश का मतलब दूसरे देश और ज का मतलब जन्म। वैसा शब्द जो अपने देश की भाषा या बोली को छोड़कर दूसरे देश की भाषा या बोली से बना है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। ये चारों का देख लिए। अब हम लोग बारी बारी से इसका लिखा हुआ डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं क्या है। तत्सम शब्द वैसा शब्द जो संस्कृत से आकर हिंदी में ज्यों का त्यों परिक्त होती है, ज्यों का त्यों परिक्त होता है, ज्यों का त्यों परिक्त होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जो संस्कृत से आकर हिंदी में ज्यों का त्यों परिक्त होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे में गृह, गृह संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में जब आया तो ज्यों का त्यों गृह ही रह गया, ज्यों का त्यों परिक्त हो रहा है। पुस्तक ये संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में भी पुस्तक होता है, ज्यों का त्यों परिक्त हो रहा है। जल ये संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में भी इसका ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहा है। गज ये संस्कृत शब्द है लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है। अग्नि ये संस्कृत शब्द है लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है। रात्रि यह संस्कृत शब्द है लेकिन इसका प्रयोग ज्यों का त्यों होता है हिंदी में। दुग्ध यह भी संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग सेम है। दंत इसका भी वही हाल है, संस्कृत शब्द है लेकिन इसका हिंदी में सेम प्रयोग होता है। सर्प इसका भी संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में वही प्रयोग है। सूर्य यह भी संस्कृत शब्द है और हिंदी में भी इसका वही प्रयोग है। यानी यह शब्द जो है संस्कृत से आया है लेकिन हिंदी में इसका कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए इसको तत्सम शब्द कहा जाता है। अब देखिए तद्भव शब्द वैसा शब्द जो संस्कृत से आकर हिंदी में बदल गया हो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जो संस्कृत से तो आया है लेकिन हिंदी में उसका पूर्ण रूप से बदलाव हो गया है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत से आने पर हिंदी में उसका बदलाव हो गया है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अथवा इसका दूसरा डिफिनेशन देख लीजिए, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। मतलब तत्सम का रूप अगर बिगड़ गया तो उसको तद्भव कहते हैं। मतलब तत्सम जो संस्कृत में है और इसका रूप बिगड़ करके हिंदी में आ गया है, बदल गया उसका रूप, उसको तद्भव कहते हैं। जैसे में देखिए घर, किताब, पानी, हाथी, आग, रात, दूध, दांत, सांप, सूरज आदि। अब देखिए ये तत्सम शब्द है, इसी को हमने बदल दिया है तद्भव में। देखिए संस्कृत में था गृह और हिंदी में इसका बदल गया घर हो गया। पुस्तक इसका बदल गया किताब हो गया। जल इसका हो गया पानी। गज इसका हो गया हाथी। अग्नि इसका हो गया आग। रात्रि इसका हो गया रात। दुग्ध इसका हो गया दूध। दंत इसका हो गया दांत। सर्प इसका हो गया सांप। सूर्य इसका हो गया सूरज। इस प्रकार से तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। सीधा इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब नहीं, मतलब इसका मतलब यह हो गया कि जो संस्कृत में जो था वह सीधा या हिंदी में आ जाता है। जैसे मैंने देखा कि संस्कृत में होता है गृह और हिंदी में हो गया घर। ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव है, यानी बदला हुआ रूप दिखाई दे रहा है। पुस्तक इसका हो गया किताब। इसी तरह से मैंने इसी का उल्टा, इसी का जो है बिगड़ा हुआ रूप को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तद्भव का जो है मैंने एग्जाम्पल कर दिया। तो आपने समझ लिया कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से आपको तद्भव और तत्सम दिखाई देगा। जैसे आपको देखिए एक और देख लीजिए तद्भव और तत्सम। अगर आपको दिखाई दे असु, असु तो ये हो गया आपका तत्सम, और इसका तद्भव करेंगे तो हो जाएगा घोड़ा। तद्भव करेंगे तो क्या हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, अब आगे देखिए पुष्प, और इसका तद्भव करेंगे तो क्या हो जाएगा फूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आम्र, और इसका तद्भव करेंगे तो क्या हो जाएगा आम। ये तद्भव और तत्सम का है। ठीक है, अब आगे देखिए मार्ग, ये आपका तत्सम है और इसको तद्भव करेंगे तो क्या हो जाएगा रास्ता। ठीक है, तो ये तत्सम, इधर है तत्सम और इधर है तद्भव, यानी ये रूप इसका बदल जाता है तो इसको क्या कहेंगे तद्भव कहेंगे। तो आज हमने तत्सम तद्भव देखा, शब्द विचार में देखा। देशज शब्द, देशज शब्द वैसा शब्द जिसका जन्म अपने ही देश की आम बोलचाल की भाषा से हुआ है।
देशज शब्द वैसा शब्द होता है जिसका जन्म अपने ही देश की आम चाल यानी कि बोलचाल की भाषा से होता है, आम बोलचाल की भाषा से होता है, उसे देशज शब्द कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफिनीशन। वैसा शब्द जो अपने ही देश की भाषा या बोली से मिलकर बना है उसे देशज शब्द कहते हैं। यानी वैसा शब्द जो अपने ही देश की भाषा या बोली से मिलकर बना है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में हो गया आपका तेंदुआ, फुनगी, लोटा, पगड़ी, पेटी, खिड़की, खुरपी, खिचड़ी, जूता, गाड़ी, ये सब जो है आपका हो जाएगा देशज शब्द। जैसे लोटा, कटोरा, छिपा, ये सब क्या होगा, ये सब होगा देशज शब्द हो जाएगा। जैसे में देखिए बहुआ, झुंझुना, कनिया, ये सब देशज शब्द में आता है। खिचड़ी हो गया आपका देशज शब्द, जूता हो गया देशज शब्द। तो जितने भी गांव देहात में जितने भी आम बोलचाल की भाषा है सब का सब क्या है, सब देशज शब्द है। तो हमने देशज शब्द को देखा, इसका डेफिनेशन हमने देखा कि देशज, देशज का मतलब होता है, देश का मतलब होता है अपना देश, और ज का मतलब होता है जन्म लेना, ज का मतलब होता है जन्म लेना। यानी वैसा शब्द जिसका जन्म अपने ही देश की भाषा या बोली से हुआ है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे में हमने दिखा दिया कि जैसे में तेंदुआ, फुनगी, लोटा, पगड़ी, पेटी, खिड़की, खुरपी, खिचड़ी, जूता, गाड़ी इत्यादि, ये सब क्या है, देशज शब्द है। चलते हैं अगला, विदेशज शब्द। विदेशज का मतलब, विदेश का मतलब होता है दूसरे देश, विदेश का मतलब होता है दूसरे देश, और ज का मतलब होता है जन्म लेना, ज का मतलब होता है जन्म लेना। यानी वैसा शब्द जो अपने देश की भाषा या बोली को छोड़कर दूसरे देश की भाषा या बोली से बना है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। मतलब वैसा शब्द जो अपने देश की भाषा या बोली को छोड़कर दूसरे देश की भाषा या बोली से बना है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। डिफिनेशन को यदि देखें, वैसा शब्द जो अपने देश की भाषा या बोली को छोड़कर दूसरे देश की भाषा या बोली से मिलकर बना है उसे विदेशज शब्द कहते हैं, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे में देखिए विदेशज शब्द में अंग्रेजी आपका विदेशज शब्द है, फारसी विदेशज शब्द है, अरबी विदेशज शब्द है, पुर्तगाली विदेशज है, और तुर्की विदेशज शब्द है, विदेशज विदेशी भाषा है, जापानी विदेशी, और ये चीनी, ये सब विदेशी भाषा है। ये सब क्या है, विदेशी भाषा है। और ये विदेशी भाषा से कौन कौन शब्द आया है, जैसे अंग्रेजी से कौन कौन शब्द है विदेशज, जो आपको सवाल एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है। ये साइकिल विदेशज शब्द है और ये अंग्रेजी भाषा से है। रेडियो अंग्रेजी भाषा से है, स्टेशन अंग्रेजी भाषा से है, कॉलेज, टिकट, डॉक्टर, स्कूल, पेन, बेंच, डायरी, मशीन, फाइल, गिटार, इंजन इत्यादि, ये सब जो है ये सब अंग्रेजी भाषा से है और ये सब विदेशज भाषा में आता है। अगला देखेंगे हम लोग फारसी भाषा से। तो फारसी भाषा से आपका है किताब, गुलाब, शराब। ध्यान से देखिएगा, किताब, गुलाब, शराब, खून, गवाह, दुकान, दरबार, फौज इत्यादि, ये सब जो है आपका विदेशज शब्द है और ये सब फारसी भाषा से आता है। ठीक है, यहां से सवाल आपका पूछा गया है कि किताब, गुलाब और शराब निम्न में से कौन सा भाषा है, तो ये देशज भाषा है। कौन सा भाषा है, ये कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। ये कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। लेकिन भाषा कौन है, ये फारसी भाषा से लिया गया है। ठीक है, आगे आपका है अरबी भाषा से। अरबी है, अरबी से है अमीर, गरीब, फकीर, तारिक, औरत, कलम, कानून, मालिक, मकान। मालिक, मकान, औलाद, इज्जत, आम, कत्ल इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब आपका हो जाएगा अरबी भाषा है और ये विदेशज शब्द है। यानी अरबी भाषा है ये सब, अमीर, गरीब, फकीर, तारिक, औरत, कलम, कानून, मालिक, मकान, औलाद, इज्जत, आम, कत्ल, ये सब क्या है, अरबी भाषा है और ये विदेशज शब्द है। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ये बार बार पूछ देता है कि अमीर, गरीब जो है कौन सा भाषा है, ये फारसी भाषा है। ये और सॉरी अरबी भाषा है। ये कौन सा भाषा है, अरबी भाषा है और ये विदेशज शब्द के अंतर्गत आए। ठीक है, अगला है आपका पुर्तगाली। पुर्तगाली, पुर्तगाली भाषा से है बाल्टी। हमारे यहाँ होता है डोल। बाल्टी को हमारे यहाँ क्या होता है, डोल होता है। ये बाल्टी है, गमला है, तंबाकू है, कमीज, तौलिया, कप्तान। ये क्रिकेट में कप्तान जो होता है वह पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। ये पुर्तगाली भाषा है, समझ रहे। ये सब विदेशज शब्द है पुर्तगाली भाषा से। बाल्टी, गमला, तंबाकू, कमीज,
तौलिया, कप्तान, ये सब क्या है, ये सब विदेशी शब्द है और पुर्तगाली भाषा से लिया गया। तुर्की में देखिए, तुर्की भाषा से कौन कौन है, बेगम, याद रखिएगा ये बेगम जो है, बेगम क्या है, तुर्की भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है। दरोगा, बहुत ही अच्छा, दरोगा ये विदेशी शब्द तो है ही लेकिन तुर्की भाषा से है। लाश, हमारे यहाँ ये लाश जो है तुर्की भाषा से, हमारे यहाँ मुर्दा होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, मुर्दा होता है। ये लाश जो है आपका तुर्की भाषा से ये विदेशी शब्द है। बीबी, बीबी विदेशी शब्द है, बीबी क्या है, विदेशी शब्द है। और औरत भी आपका विदेशी शब्द है, ध्यान दीजिएगा, औरत भी आपका जो है विदेशी शब्द है, औरत भी और बीबी भी विदेशी शब्द है, ठीक है। लेकिन कन्या जो है देश शब्द है, ध्यान दीजिएगा, कन्या देश शब्द है, औरत और बीबी विदेशी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है कुर्ता, कुर्ता विदेशी शब्द है और कमीज भी विदेशी शब्द है, ठीक है। बहादुर, ये सब क्या है, ये सब तुर्की भाषा में, ये सब तुर्की भाषा में है और ये सब विदेशी शब्द है। तो ध्यान रखना है कि बेगम, दारोगा, लाश, बीबी, कुर्ता, बहादुर इत्यादि ये सब तुर्की भाषा से है और ये सब विदेशी शब्द में आता है। तो ध्यान में रखिएगा ये बीबी और औरत ये सब विदेशज में आता है और कन्या जो है आपका किस में आएगा, देशज में आएगा, कन्या जो है देशज में आएगा, ध्यान में रखिएगा। कन्या, बउआ, ठीक है, झुनझुना ये सब देश शब्द में आएगा, ये सब किस में आएगा, देश शब्द में आएगा। लेकिन आपका बीबी औरत जो है विदेशी शब्द है। अगला देखते हैं जापानी से, जापानी से है रिक्शा, रिक्शा का आविष्कार जापान में ही हुआ था और रिक्शा शब्द जो है यह जापानी शब्द है, ये क्या है, जापानी शब्द है। रिक्शा शब्द जो है जापानी शब्द है, ध्यान दीजिएगा, और ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है। चीनी, चीनी शब्द कौन कौन है, चाय, चीनी, लीची, चाय, चीनी और लीची ये सब जो है चीनी शब्द है, समझ रहे, ये सब चाइनीज शब्द है। और पटाखा ये सब क्या है, चाइनीज शब्द है, विदेशी शब्द, विदेशी शब्द में आता है, ठीक है। तो हमने पूरा विदेशी शब्द को देख लिया कि कौन कौन विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है। तो ये सब अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की, जापानी, चीनी ये सब विदेशी शब्द है। अपने देश की भाषा या बोली को छोड़कर दूसरे देश की भाषा है और दूसरे देश की भाषा में हम लोगों ने देख लिया पूरा, साइकिल, रेडियो, इस तरह से पूरा देख लिया, चाय, चीनी, लीची, पटाखा ये सब देख लिया। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देख रहे हैं। तो रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। हमने पिछले क्लास में देखा था उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज को काफी डिटेल में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो आइए हम लोग पहला शब्द की ओर चलते हैं, पहला रूढ़ शब्द की ओर चलते हैं। यह रूढ़ शब्द वैसा शब्द जिसका खंड करने पर उसके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द वैसा शब्द होता है जिसका खंड करने पर उसके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी वैसा शब्द जिसका खंड करेंगे यानी तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसको रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे में देख लीजिए पशु, पशु को हमने खंड किया प जोर सु, समझ रहे, प जोर सु, जैसे ही खंड किया प का मतलब कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, सु का मतलब भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, और जब खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले तो वह रूढ़ शब्द होगा। पानी, पा जोर नी, खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आदमी, आ जोर द जोर मी, इसको खंड किए कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, खंडों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, और जब खंडों का कोई अर्थ ना निकले उससे ही रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं यौगिक शब्द में। और यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द होता है कि देखिए रूढ़ शब्द में होता है कि खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, यौगिक शब्द में खंडों का अर्थ निकलता है, और योग रूढ़ शब्द में होता है अपने अर्थ को छोड़कर, जब खंड करेंगे तो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखता है। तो आइए हम लोग देखते हैं योग रूढ़ यौगिक शब्द। अगला हम लोग देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वैसा शब्द जिसका खंड करने पर उसके खंडों का अर्थ
निकलता है, वैसा शब्द जिसका खंड करने पर उसके खंडों का अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे में देख लीजिए विद्यालय, जैसे ही इसको खंड करेंगे तोड़ेंगे, विद्या जोड़ालय, विद्या का मतलब विद्या, आलय का मतलब घर। इसी तरह से विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, सबका अर्थ निकल रहा है। हिमालय, हिम जोड़ आलय, बर्फ का घर, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। देवात्मा, देव जोड़ आत्मा, सबका अर्थ निकल रहा है। और जब खंड करने पर दोनों तरफ का अर्थ निकले या खंड करने पर उसके खंडों का अर्थ निकलता है उसको कहेंगे यौगिक शब्द। तो आगे चलते हैं हम लोग योग रूढ़ शब्द पर। योग रूढ़ शब्द वैसा शब्द जिसका खंड करने पर अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द वैसा शब्द होता है जिसका खंड करने पर अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में देखिए लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है लंबा उदर वाला, यानी लंबा पेट, लंबा पेट। लेकिन इसका अर्थ होता है, जैसे ही विग्रह करेंगे, लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश। लंबा हो उदर जिसका विग्रह करने पर अर्थ होता है, लेकिन अर्थ निकलता है गणेश। अर्थ क्या निकलता है? गणेश। इसलिए कहा जाता है इसका विशेष अर्थ निकलता है। लंबोदर का मतलब गणेश हो जाता है और इसीलिए इसको योग रूढ़ शब्द कहा गया। पंकज, कीचड़ में हुआ है जन्म जिसका, पंक का मतलब कीचड़ और ज का मतलब जन्म हुआ, जन्म लेना। तो कीचड़ में हुआ है जन्म जिसका, अर्थात कमल। इधर पंकज है, इसका विशेष अर्थ होता है कमल। दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद मतलब मुंह, जिसका 10 मुंह हो, अर्थात रावण। विशेष अर्थ निकल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर, सिर पर हो चंद्रमा जिसके, अर्थात शिव। सिर पर हो चंद्रमा जिसके, अर्थात शिव। विशेष अर्थ निकल रहा है चंद्रशेखर यानी शिव। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शिव। इसका भी विशेष अर्थ निकल रहा है। बिना पानी, ये बिना का मतलब बिना होता है, ये पानी का मतलब हाथ। देखिएगा ये पानी का मतलब जो होता है वह हाथ होता है, ध्यान दीजिएगा। तो बीना हो हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। जिसके हाथ में बीना हो या बीना हो हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। बीना पानी इधर और बीना पानी का अर्थ होता है सरस्वती। विशेष अर्थ निकल रहा है। चक्र पानी, चक्र हो हाथ में जिसके, चक्र हो हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। विशेष अर्थ निकल रहा है विष्णु। चक्रपाणी है तो उधर विष्णु हो जाएगा, विशेष अर्थ। श्वेतांबर, श्वेत हो वस्त्र जिसका, अर्थात सरस्वती। जिसका वस्त्र श्वेत हो, उजला हो, उसको क्या कहेंगे? सरस्वती। विशेष अर्थ निकल रहा है। पीतांबर, पीला हो वस्त्र जिसका, पीला हो वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। अंबर का मतलब होता है वस्त्र। पीला हो वस्त्र जिसका, पीला हो वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। तो इस तरह से हमने दिखाया कि विशेष अर्थ किस तरह से निकल रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द को देखा। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर जो है, अर्थ के आधार पर जो है शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला आपका है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है सही, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो या वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसको सार्थक शब्द कहेंगे। और निरर्थक शब्द क्या होता है? वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो या कोई अर्थ निकले ही नहीं, उसको कहेंगे निरर्थक शब्द। तो आइए हम लोग डिफिनीशन पर चलते हैं। सार्थक शब्द का डिफिनीशन क्या होता है? तो सार्थक शब्द का डिफिनीशन है वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो या अर्थ निकले, यानी वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो या अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में कलम, कलम का अर्थ निकल रहा है। कलम का मतलब समझ रहे हैं कि लिखने वाला होता है, कलम, इसका अर्थ निकलता है। पानी, इसका भी अर्थ निकलता है, मीनिंग होता है, पानी पीने वाला होता है, इसका अर्थ हो रहा है। किताब, इसका भी अर्थ निकल रहा है। रोटी, इसका भी अर्थ निकल रहा है। ये सब सार्थक शब्द है, ये सब सार्थक शब्द है। ये सब का अर्थ जो है निकल रहा है, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग निरर्थक शब्द पर। निरर्थक शब्द क्या होता है? निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले ही नहीं, यानी वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ न हो या कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे में उताब, उताब का कोई अर्थ नहीं होता है। किताब का अर्थ होता है लेकिन उताब का अर्थ नहीं होता है।
वलम, वलम का कोई अर्थ नहीं होता है। कलम का होता है, वलम का कोई अर्थ नहीं होता है। पानी, वानी, पानी का अर्थ होता है, वानी का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे वाला वानी देखिएगा, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ जो है नहीं होता है। रोटी का अर्थ होता है लेकिन वोटी का अर्थ नहीं होता है। तो ये सब का अर्थ नहीं होता है और ये सब क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो निरर्थक शब्द में यही सब आ जाएगा, किताब सॉरी किताब नहीं, किताब तो सार्थक शब्द है। उताब, वलम, वानी, वानी, वोटी, ये सब क्या है, निरर्थक शब्द है। और सार्थक शब्द में आएगा कलम, पानी, किताब, रोटी इत्यादि। यानी जिसका अर्थ होगा, एक ही भाषा में एक ही शब्द में समझिए कि जिसका अर्थ निकले या जिसका अर्थ होगा वह सार्थक शब्द होगा, जिसका अर्थ नहीं होगा वह निरर्थक शब्द होगा। रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद हम लोग देख रहे हैं, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। तो आइए, रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है आपका विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है वैसा शब्द जिसका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी का मतलब होता है जो नहीं बदलता। अ का मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं, यानी वैसा शब्द जिसका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अगर बदल जाएगा तो विकारी शब्द हो जाएगा, नहीं बदलेगा तो अविकारी शब्द होगा। तो बदल जाता है कौन कौन, उसका रूप किसका किसका बदलता है, तो संज्ञा का रूप हमेशा बदल जाता है। लिंग वचन कारक काल के अनुसार संज्ञा का रूप बदल जाता है। उसके बाद सर्वनाम का रूप भी जो है वह बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रिया का रूप भी बदल जाता है और विशेषण का रूप भी जो है बदल जाता है, विशेषण का रूप भी बदल जाता है। तो लिंग वचन कारक काल के अनुसार संज्ञा का रूप भी बदलता है, सर्वनाम का भी बदल जाता है, क्रिया का भी बदल जाता है और विशेषण का भी बदल जाता है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का रूप जो है लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाता है और इसलिए इसको विकारी शब्द कहा गया है, इसलिए इसको विकारी शब्द कहा गया है। लेकिन अविकारी शब्द वैसा शब्द जिसका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है, वैसा शब्द जिसका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें कौन कौन आएगा, अविकारी में तो क्रिया विशेषण, जैसे वह धीरे धीरे जाता है। तो देखिए लिंग के अनुसार अगर लड़का धीरे धीरे जा रहा है, अगर पुल्लिंग है वह धीरे धीरे जाता है, ध्यान से देखिएगा, तो धीरे धीरे कभी नहीं बदलेगा। यह क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे कभी नहीं बदलेगा, धीरे धीरे कभी नहीं बदलेगा। अगर हम लोग स्त्रीलिंग में देखेंगे फिर भी नहीं बदलेगा। वह धीरे धीरे जाता है, वह धीरे धीरे जाती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह क्या है, क्रिया विशेषण, यह नहीं बदलता है। तो ये आपका क्रिया विशेषण। इसी तरह से विस्मयादि बोधक भी नहीं बदलता है। हे राम यहाँ आओ, हे कृष्ण यहाँ आओ, अगर एक वचन में है, वचन के अनुसार भी नहीं बदलेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन बहुवचन में भी नहीं बदलेगा, या लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार भी नहीं बदलेगा, काल के अनुसार भी नहीं बदलेगा। तो किसी के अनुसार यह विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, ये सब नहीं बदलता है। तो आइए हम लोग डिफिनीशन पर चलते हैं, सीधा डिफिनीशन पर चलते हैं। तो पहला आपका विकारी शब्द है। विकारी शब्द डिफिनीशन क्या है, वैसा शब्द जिसका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी जिसका रूप जो है लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे में देखिए संज्ञा, संज्ञा का बदल जाता है रूप, इसका रूप जो है लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाता है। सर्वनाम का भी बदल जाता है, क्रिया का भी बदल जाता है, विशेषण का भी बदल जाता है। विशेषण में यदि आप देखेंगे, विशेषण में देखेंगे कैसे बदलता है, तब विशेषण आप समझिए, अगर कोई इसकी अगर विशेषता बता रहे हैं, अगर किसी की विशेषता बता रहे हैं कि लड़का की विशेषता बता रहा है कि वह लंबा लड़का है, तो लड़का है तो लंबा लड़का है। अगर कोई लड़की आ गई तो वह लंबी लड़की है। तो ये लंबा विशेषण है और यह लिंग के आधार पर यह बदलते रहता है। अगर लड़का है तो लंबा है, लड़की है तो लंबी है। एक वचन में लंबा और इस तरह से बदलते रहेगा। बहुवचन भी देखिएगा तो बदलते रहेगा, ठीक है। क्रिया में भी आपका जो है इसी तरह से बदल जाता है, क्रिया में आपका इसी तरह से बदल जाएगा। अगर लड़का है
तो वह जाता है, लड़की है तो वह जाती है। क्रिया भी बदलते रहता है, ठीक है। इसी तरह से आपका सर्वनाम संज्ञा सब बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसका एग्जाम्पल संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण है। अगला पर चलते हैं हम लोग अविकारी शब्द पर। अविकारी शब्द अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब क्या होता है नहीं, और विकारी का मतलब बदलना, यानी जो नहीं बदलता है। वैसा शब्द जिसका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, उसे विकारी अविकारी शब्द कहते हैं। नहीं बदलता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे में क्रिया विशेषण, जैसे हमने उदाहरण धीरे धीरे लेकर बता दिया। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब जो है वह लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है। तो आज हमने रूपांतर के आधार पर शब्द का भेद देखा, उसका डेफिनेशन भी देखे। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वाक्य विचार लेकर आएंगे। आज हम लोगों ने शब्द विचार पढ़ लिया, खत्म हो गया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वाक्य विचार लेकर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।